हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसी में से एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कि मापन की इकाई। इससे पहले जो अगर हमने पढ़ा था उसमें ये कहा कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। पदार्थ को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक रूप से कैसे डिवाइड करेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे। वो सारे सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब केमिस्ट्री यानी ये चाहती है कि जो भी हमने पदार्थ लिया उसका मेजरमेंट यानी मापन कैसे किया जाए। तो पदार्थ को मापने के लिए हम कुछ न कुछ क्वांटिटी यानी कुछ इकाइयाँ, कुछ मात्रक काम में लेते हैं। हर जगह जहाँ कहीं पर भी जाए हम जो कुछ भी लिखें, जो कुछ भी करें, उसके लिए पीछे कुछ एक इकाई होती है। यानी कि हर एक भौतिक राशि जो होगी उसका कुछ न कुछ यूनिट वो जरूर मेंशन करेगी। यानी कि हर एक भौतिक राशि जिस पर फिजिक्स का रूल अप्लाई होता है वो राशि भौतिक राशि कहलाती है। और हर एक भौतिक राशि के आगे, जैसे अगर हम कहें वो कोई राशि है, उस राशि के आगे हम एक यूनिट यानी कि इकाई जरूर लगाते हैं। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भौतिक राशि, भौतिक राशि के आगे यानी कोई भी भौतिक राशि होगी उसके आगे इकाई लगेगी। यानी भौतिक राशि लिखने के बाद हम उसके यहाँ क्या लिखते हैं, अंक लिखते हैं, और उसके आगे हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इकाई। जैसे एक भौतिक राशि में कह देता हूं कि वजन, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान एक प्रकार से भौतिक राशि है। तो हम यूं कहते हैं कि उसका वजन कितना, द्रव्यमान यानी हम कहते हैं 5 और आगे क्या लगाते हैं, किलोग्राम। तो यहाँ जो किलोग्राम है ये इसकी मापन की इकाई हुई, मापना कितना है। जब तक हम किसी के आगे इकाई नहीं लगाते हैं तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हम शब्द लेस हो जाते हैं, वहां पर हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आगे क्या। जैसे मैं कहता था द्रव्यमान ये क्या है 5, तो फिर आगे हम बोल भी नहीं सकते। बोल नहीं सकते का मतलब ये होगा कि हम इसके आगे बारे में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, कुछ बात ही नहीं कही जा सकती। तो इसलिए हर एक भौतिक राशि के आगे क्या, इकाई लगाना जरूरी होता है। तो जितने भी सारे पदार्थ हैं उन पदार्थ के कुछ न कुछ हम कह सकते हैं अंक होते हैं, उसके आगे इकाई होती। और भौतिक राशियां ये क्या है, भी ध्यान देना। भौतिक राशि वो होती है जिस पर फिजिक्स के रूल अप्लाई हो जाते हैं, वो भौतिक राशि कहलाती है। तो अगर जैसे हम कहें कितनी भौतिक राशियां होती है, तो सीधी सी बात है ये इतनी सारी 7, कुल टोटल फंडामेंटल कितनी होती है क्वांटिटीज, वो होती है 7। तो 7 भौतिक राशियां होती हैं, इन पर फिजिक्स के रूल अप्लाई होते हैं, इसी वजह से इनकी इकाइयां भी मेंशन की गई है। अब जैसे कुछ राशियां, जैसे कुछ होते हैं कि जिन पर फिजिक्स के रूल अप्लाई ही नहीं होते। जैसे अगर हम कहें कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बहुत ज्यादा दोस्ती है उसकी, तो वो दोस्ती कितनी है, 5 किलोग्राम या 10 किलोमीटर, क्या है दोस्ती। एक ऐसी इकाई है यानी कि एक ऐसी राशि है जिस पर फिजिक्स के रूल अप्लाई नहीं होते, इसलिए हम उसको भौतिक राशि में काउंट नहीं करते। और जिसकी भौतिक राशि नहीं है उस पे किसी भी प्रकार से कोई इकाई नहीं लगाई जाती। एक माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है, फिर 5 किलोग्राम, अरे नहीं कह सकते। 10 किलोग्राम या 100 सेंटीमीटर का नहीं, हम कह सकते हैं कि प्रेम, प्यार जो अगर किया जाता है वो एक भौतिक राशि नहीं है। हम यूं नहीं कह सकते माँ अपने बेटे के ऊपर जब प्यार करेगी तो उस पर फिजिक्स लगा के प्यार करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ यूं ही कहेंगे कि सीधी सी बात है वो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि नहीं है, इसी वजह से उस पर इकाई नहीं लगाई जा सकती। तो टोटल हमारे यहाँ पर 7 ही प्रकार की भौतिक राशियां होती है जिनके आगे अंक और अंक के आगे इकाई लगाई जाती है। तो इकाई लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसकी मात्रा को कैलकुलेट कर सके, वो जरूरी होता है। ठीक है, तो भौतिक राशि पता चल गई और इकाई क्या होती है। अब ध्यान रखना, शुरू के अंदर जो इकाई यानी मात्रक काम में लिए जाते हैं, पीछे लगाने वाले इकाई, इसको हम मात्रक भी कह सकते हैं, वो 3 थे। मापन की शुरू के अंदर 3 पद्धतियां काम में ली गई थी, CGS, MKS और FPS। 3 पद्धतियां काम में ली गई थी शुरू के अंदर। जब नई नई साइंस डेवलप हुई थी तो उस जगह 3 पद्धतियां काम में ली जा रही थी। अब यहाँ पर CGS किस किस के लिए है, अगर मैं कहूँ तो शुरू के अंदर 3 ही ऐसी भौतिक राशियां थी जिनके लिए क्या निकाला गया था, ये पद्धति निकाली गई थी। 3 भौतिक राशियां कौन सी थी, तो पहले थी द्रव्यमान, और दूसरी भौतिक राशि थी, पहली जो
थी वो दूरी, भौतिक राशि, यानी कि हम कह सकते हैं लंबाई। दूसरी भौतिक राशि जो है वो थी हमारी द्रव्यमान, और तीसरी भौतिक राशि थी हमारा समय। ये तीन ही भौतिक राशियां थी। काफी समय पहले जब साइंस इतना डेवलप नहीं थी उस समय तीन भौतिक राशियां अवेलेबल थी, इसी वजह से उनके लिए कुछ अलग अलग प्रकार से ये पद्धति अपने। तो सीजीएस पद्धति में दूरी को किस में मापा गया था? सेंटीमीटर के अंदर, इसलिए यहां से सी ले लिया। द्रव्यमान को किस में मेजर किया गया था? ग्राम के अंदर, तो इसलिए यहां पर क्या ले लिया गया? जी, इसका जी। और एस यानी समय यानी सेकंड, यहां ये काम में लिया जा रहा था। तो इस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जा रहा था, द्रव्यमान को ग्राम के अंदर मापा जा रहा था और समय को सेकंड में मापा जा रहा था। लेकिन जब दूसरी पद्धति थी एमकेएस पद्धति, इसमें लंबाई को मीटर के अंदर मापा जा रहा था, मीटर, और द्रव्यमान को किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम में मापा जा रहा था, और समय को वही सेकंड में अंदर मापा जा रहा था। यहां से मीटर यानी एम के एस, इसलिए इस पद्धति को एमकेएस पद्धति कह दिया। लेकिन एक तीसरी पद्धति कुछ अलग ही थी, वो कहती नहीं, हमें तो लंबाई को किस में मापना है? फुट के अंदर, कि 5 फीट लंबाई, 10 फीट लंबाई, ये फुट के अंदर मापना था। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी लंबाई थी, और यहाँ पर द्रव्यमान को ना तो किलोग्राम ना ग्राम, वो कहते हैं हम पाउंड के अंदर मेजर करेंगे। तो पाउंड, किसने कहा कि इसमें वजन कितना है? तो 10 पाउंड, 50 पाउंड, ये पाउंड वजन में मापा जा रहा था, इसलिए पी, और समय को वो सेकंड में ही माप रहे थे। तो इतनी सारी पद्धतियां चली आ रही थी, तो उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया। कैसे कंफ्यूजन कैसे हुआ? कि जैसे अगर हमने कोई न्यूमेरिकल सोल्व किया, हमने कहा कि यहां से, जैसे अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेलवे स्टेशन मान ले, तो मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, तो उसकी लंबाई यानी दूरी, तो कुछ लोग जो थे उसको किस में मान रहे थे? सेंटीमीटर के अंदर, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सेंटीमीटर में बता रहे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो सीधी बात सेंटीमीटर में तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा, तो इसीलिए ये। और कुछ कह रहे थे कि हम तो मीटर में मापेंगे, किलोमीटर भी नहीं, मीटर के अंदर, उससे छोटी यूनिट, ठीक है, तो उसके अंदर मापेंगे। और कुछ कह रहे थे नहीं, हम तो फुट में मापेंगे। तो यहाँ पर जब और कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब न्यूमेरिकल सोल्व किया गया तो सबकी वैल्यू अलग अलग आई, क्योंकि इनकी यूनिट अलग अलग है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई, यानी कि कुछ यहाँ के जो लोग थे, यानी कि इंडिया के लोग, वो दूरी को कह रहे थे हम तो मीटर में मापेंगे, लेकिन नहीं, चीन, जापान, ये वाले कहते हैं नहीं, हम तो सेंटीमीटर मापेंगे। नहीं, और ये कह रहे थे एफपीएस वाले कि नहीं, हम तो अमेरिका वाले, यानी अमेरिका, यूरोप, रशिया, ये सब कह रहे थे नहीं, हम तो फुट में मापेंगे। तो अब इनमें अलग अलग तरह से जो है वो लड़े दंगे शुरू हो गए। लड़े दंगे मतलब वो नहीं तलवारें चल गई, बस इतना सा हुआ कि उनमें कुछ अनबन हो गई। तो ये सारी तीनों पद्धतियां एक तरह से समस्या उत्पन्न करने लगी। तो इस समस्या, यानी अब केमिस्ट्री के अंदर जहां कहीं पर भी समस्या उत्पन्न होती है तो हम जाते हैं सिर्फ एक ही जगह, आईयूपीएसी के पास। कहां पर? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एक शाखा है जो हर एक केमिस्ट्री में होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती। तो ये सारे जो है हमारे जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं, चाहे इंडिया के, रशिया के, यूरोप के, अमेरिका के, वो सारे कहाँ गए? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद उनसे कहा कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, कि चाइना वाले कहते हैं हम ये मापेंगे, कुछ कहते हैं नहीं हम इसमें मापेंगे, अमेरिका वाले अपनी ही राग लापते हैं, इंडिया वाले कहते हैं नहीं हम तो ऐसे मापेंगे। तो सभी की अलग अलग समस्या पर गौर किया और उनको कहा गया भाई तसल्ली रखो, तुम लोग जाओ और हम तुम्हें 10 दिन बाद कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उस समय तुम्हारी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। तो 10 दिन बाद जब उनको वापस बुलाया गया तो उनको कहा ठीक है तुम्हारी समस्या का सोल्यूशन हो गया है, ऐसा करते हैं ना तो किसी की इस पद्धति को यूज कर लेंगे, ना इस पद्धति को, ना इस पद्धति को, हम हमारी एक नई पद्धति बनाएंगे, और उस पद्धति को नाम दे दिया एसआई पद्धति। इन्होंने अपनी अलग पद्धति बनाई, किसी भी पद्धति को नहीं सेलेक्ट किया, सिर्फ अलग पद्धति बना दी, इसको एसआई पद्धति कह रहे हैं। तो एसआई पद्धति, एसआई का मतलब, एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा आईयूपीएसी वालों ने कि हम किसी पद्धति को नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब हम नई जो पद्धति बना रहे हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल उन्हीं
मात्रक का यूज किया जाएगा जो मैं बता रहा हूं। ना तो चीन वालों का माना जाएगा, ना भारत वालों का, ना अमेरिका वालों का, किसी का कुछ नहीं। हम अलग जो बना रहे हैं वही काम में लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नई पद्धति बनाई और उनमें जितनी भी सारी भौतिक राशियां, पहले तो 3 ही थी, उन्होंने 4 और ऐड करके 7 भौतिक राशियां बना दी। तो 7 भौतिक राशियां उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा कि ये टेबल है, इसको याद करो अच्छी तरह से और यही यूनिट्स काम में लेनी है। अगर जहां कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो इन यूनिट्स का ही यूज करना है। तो ये सारी पद्धतियां बेकार हो गई और एक नई पद्धति आई एसआई सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। और इसमें जो भी मात्रक काम में लिए जाते हैं उन मात्रक को एसआई मात्रक कहते हैं। कौन से मात्रक? एसआई मात्रक। तो इस पद्धति में 7 भौतिक राशियां, वही जिस पर फिजिक्स के रूल अप्लाई होंगे, तो वो कहलाते हैं भौतिक राशियां। तो लंबाई के लिए उन्होंने कौन सा मात्रक निकाला? तो लंबाई के लिए उन्होंने मात्रक निकाला मीटर। किन्होंने? वही आईयूपीएससी वालों ने, कि नहीं, लंबाई को सिर्फ और सिर्फ मीटर में मापा जाएगा, ना तो किलोमीटर के अंदर, ना फुट के अंदर, किसी में कुछ नहीं मापना है, सिर्फ मीटर के अंदर मापना है। और उन्होंने कहा कि अगर द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना है। उन्होंने पूछा कि समय को किस में मापे, तो समय को हमें सेकंड के अंदर मापना है। विद्युत धारा अगर बह रही है तो उस विद्युत धारा को एम्पियर में मापना है। उष्मागति की ताप, वही ताप है, टेम्परेचर जो हम जलाते हैं उससे जो उष्मा मिलती है वही ताप, उसको उष्मागति की नाम दे दिया है। जनरली कोई अलग ताप नहीं, सिर्फ ताप एक ही है, तो हम उसको उष्मागति की ताप भी कह रहे हैं। तो ताप को किस में मापना है? हम मापते हैं डिग्री सेल्सियस में, अमेरिका वाले मापते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो यह कंफ्यूजन कहां से था? तो उनका नहीं, दोनों नहीं मानेंगे, हम तो नहीं रखते हैं केल्विन। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को कोई कह रहा है कि 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ग्राम में माप रहे थे, कोई किलोग्राम में, कोई पाउंड में। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाएगा, मोल। और ज्योति तीव्रता, ये लाइट इंटेंसिटी होती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने प्रकाश गिर रहा है या निकल रहा है, उस प्रकाश की इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता का, और उसमें कहा इसको मापा जाएगा कैंडेला के अंदर। हालांकि यूनिट है, हम क्या करें, बस है इसका नाम। तो ये कैंडेला के अंदर मापा जा रहा है। तो ध्यान से, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ऐसा यूनिट इन्होंने ये बना दी। इनमें से किसी की सिलेक्ट की, किसी की, देखना, मीटर को सिलेक्ट किया गया, किलोग्राम को सिलेक्ट किया गया, सेकंड को सिलेक्ट किया गया। तो ये वाली पद्धति ज्यादातर यूज में ली गई, इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया। अब यहाँ पर सर, अब ये क्या चीज है कि एसआई मात्रक, इसका प्रतीक, ये प्रतीक का मतलब इस एसआई मात्रक का क्या प्रतीक लिखा जाएगा? जैसे हम मीटर को लिखेंगे एम, किलोग्राम को लिखते हैं केजी, सेकंड को किस में लिखा जाता है? एसईसी, सेकंड लिखा जा सकता है। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैंडेला को CD से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो सर अब ये बताना कि ये वाली प्रतीक कौन से हैं? तो फिर अरे भाई ये प्रतीक भी है। ये प्रतीक का मतलब ये हुआ कि लंबाई का प्रतीक L। देखना, ये वाले प्रतीक कब काम में लिए जाते हैं और ये वाले प्रतीक कब काम में लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताता हूँ कि हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने किसी न्यूमेरिकल में कह दिया कि एक ये वर्ग है और इस वर्ग की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उन्होंने कह दिया ये L है। तो उस समय हम कहेंगे कि माना कि इसकी लंबाई कितनी है? L। तो हम जब किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तब हमें किसी की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम कहते हैं कि इसकी यहाँ से लंबाई जो है वो अगर L है तो हम उस समय ये प्रतीक यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा लिखेंगे या इसकी लंबाई ये बस इतना से नहीं, हम मान लेंगे इसकी लंबाई L है। और जब हम कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद जब पूरी तरह से सोल्व हो जाता है तो हम कहते थे कि इसकी लंबाई निकल गई, तो इसकी लंबाई निकलेगी, मान लेते हैं 20, तो आगे यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर, वो लगा देते हैं मीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं 20 M का मतलब हो जाता है मीटर। ये प्रतीक यहाँ लगता है। तो जब किसी न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है तो आंसर में इस प्रतीक का यूज किया जाता है और अदरवाइज हम इसका यूज करते हैं। या हम यूँ कह देते हैं, जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उन्होंने कह दिया कितनी है, तो हम कह देते हैं कि 20 मीटर इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर भी यूज ले सकते हैं, लेकिन जब कहीं नहीं पता तो ये सिंबल काम में लिया जाता है। ठीक है, माना कि किसी
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेल्सियस या T केल्विन, केल्विन ये भी लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये कब काम मिल जाती है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं तब, और जब हमें फाइनल आंसर मिल जाता है तब उसके आगे जो यूनिट लगाते हैं वो ये वाला प्रतीक लगाते हैं। तो हमारे सामने क्या हुआ, ये कुछ इस प्रकार से हम पदार्थों को मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मापन की इकाइयाँ हो गई। अब ये मापन की इकाई ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सातों के सातों याद होनी चाहिए। ये फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा काम आएगी, केमिस्ट्री के साथ साथ ये फिजिक्स में भी काम आती है, क्योंकि हमने कहा है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिक्स में भी यही है। तो अगर हम 11th के पहले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करें फिजिक्स के अंदर, तो भी वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये पद्धतियाँ देखने को मिलेगी। तो ये दोनों में हेल्प कर रही है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एक नया टॉपिक है। अगर हम मापन की पद्धतियाँ यानी मापन के बारे में हो गया है, तो अब इसमें एक नया टॉपिक हम यूज़ करते हैं कि जो संख्या होती है, संख्या, उस संख्या को कैसे लिखा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, समझना इस चीज को, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो नंबर्स, ये संख्याएं जो होती है, उनको हमें वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखा जाता है, साइंटिफिक सिंबल्स के रूप में लिखा जाता है। वैज्ञानिक संकेत के रूप में क्यों लिखते हैं, चलो मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को। जैसे अगर हमें ये चीज़ लिखनी है कि अगर 1000 लिखना है, ठीक है, तो हम अपनी लैंग्वेज में अगर कहेंगे हमसे कोई 1000 लिखे तो हम एक से लिख देंगे 1000, लेकिन वैज्ञानिक इसको कैसे लिखेंगे, वैज्ञानिक इसको 10⁻³ लिखेंगे। तो ये 10⁻³ दोनों एक ही हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसको इस चीज़ में लिखते हैं। ध्यान रखना, वैज्ञानिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं, और उनके पास आविष्कार जब करते हैं तो समय बहुत कम होता है। तो अगर समय बहुत कम होता है तो वो इतने ज़्यादा बिजी होता है, तो इतने 3 जीरो लगाने के बीच तो वो 1 जीरो लगाकर ऊपर 3 लिख देते हैं। अगर उनसे, चलो यहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर कोई कह दिया कि जैसे हम कहते हैं कि इतने जीरो लगाना, 6, 7, 8 कुछ इस प्रकार से लिखा, तो हमने कह दिया ये 10 करोड़ लिखना है। ठीक है, तो ये 10 करोड़ है, तो वैज्ञानिक इसको कैसे लिखेंगे, जितने जीरो है 3, 5, 7, 1, 8, 10⁸, इतना से लिखते हैं। इतने जीरो कौन लगाए, वैज्ञानिक होते ही आलसी टाइप के हैं। आलसी का मतलब ये होता है कि वो हर किसी भी काम को अगर उनको जटिल लगेगा तो इजी करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो जब उनको बार बार न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो इतने सारे जीरो लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, एक नया सिस्टम निकाल लेते हैं कि इतने जीरो लिखने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि जितने जीरो है उसकी पावर इतना 8 लगा दो, तो जीरो की पावर 8, ये जीरो नहीं है, 10⁻। तो इसका मतलब ये समझ जाना कि जितने जीरो है उसको पावर के फॉर्म में लिख दिया जाता है, घात के रूप में लिख दिया जाता है, तो वो वैज्ञानिक संकेत है। ठीक है, तो ध्यान ही रखना, घात पॉजिटिव ही नहीं होती, नेगेटिव भी होती है। यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं कि 10⁻⁻8 भी अगर लिखे तो वो किसको लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं संख्याओं को माइनस के फॉर्म में लिखने के लिए 2 तरीके हैं। कैसे कैसे हैं हमारे पास, तो वैज्ञानिक संकेतन के लिखने हम यहाँ लिख सकते हैं 2 तरीके। ठीक है, एक तो धनात्मक घात के रूप में, और एक होता है ऋणात्मक घात के रूप में, ऋणात्मक घात के रूप में। तो यहां ध्यान देना, अगर जैसे अगर हमने लिखा कि अगर किसी वर्ड यानी 1 के आगे या कोई भी नंबर है, उस नंबर के आगे जितने ज्यादा जीरो आ जाते हैं नंबर के आगे, तो वो घात हमेशा धनात्मक के रूप में जाती है। यानी 3, 5, तो यहाँ 10⁵, ये प्लस है। ठीक है, तो धनात्मक घात, तो हमेशा प्लस को लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है कि सिर्फ हाँ प्लस, कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। लेकिन अगर इस 1 के आगे यानी किसी नंबर के पीछे की तरफ जीरो हो, जैसे 0 पॉइंट यानी कि 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर ये, तो इस एक के आगे इस पॉइंट को लाते हैं, तो देखना यहाँ से हटाया इसको, तो 1, फिर 2, 3, 4 और 5, तो 1.0 × 10⁻⁻⁵,
तो ऋणात्मक घात कब लगती है? जब घात को पीछे से आगे की तरफ लाया जाता है। यानी ये ध्यान रखना, हम यहाँ खड़े हैं, अगर मैं ये देखूं तो इस साइड में, अगर इस साइड से यानी पीछे से आगे लाया जाए, पीछे से आगे लाया जाए, तब घात ऋणात्मक के रूप में होती है। और आगे से पीछे लाया जाए, आगे से पीछे लाया जाए, तो उस समय घात कौन सी होती है? धनात्मक होती है। देखना, अगर जैसे हमारे पास ये है कि हमने लिखा 5 8 3 5 4 2, तो अगर हम इसमें ये कह रहे हैं 0.03 ये कोई संख्या है, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो देखना, इस वाले पॉइंट को मैं अगर यहाँ लाता हूँ इस जगह, तो हमने एक पॉइंट को क्या किया, आगे था उससे पीछे लेके आए, तो आगे से अगर पीछे लेके आएंगे सीधी सी बात धनात्मक में आएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इस संख्या को 5 8 3 5 4.2, ये यहाँ था तो पॉइंट यहाँ लेके आ गए, इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि हम एक बिंदु आगे लेके आए। अगर 2 लेके आते हैं, जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ लगा देता तो 5 8 3 5.42 इंटू 10⁻, कितने हो जाते हैं? 2, क्योंकि हमने इस बिंदु को 2 कदम पीछे खिसकाया है, आगे से पीछे की ओर। अगर मैं कहता हूँ नहीं ये यहाँ पर आता तो 5 8 3.542 इंटू 10⁻, कितने हो जाते हैं? 3। और अगर हम इसको और आगे लेके आए तो 5 8.3 इंटू 10⁻, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 5 8 3, इसको आगे किसका आया? 542 इंटू 10⁻4, इसको और आगे किसका दें? 5.8354 इंटू 10⁻5। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि अब देखना, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ था, अब इस पॉइंट को आगे किसका आया, इसको आगे किसका आया, यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट यानी एक नंबर की जो है हमने आगे से पीछे लिया, यानी ये आगे और ये पीछे, तो आगे से अगर पीछे लिया तो 1 लिया, 2 नंबर पीछे लेते तो 2, 3 लेते तो 3, 4 लिए तो 4 और 5 लेते तो 5। तो हम इस नंबर को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा ही, अगर जैसे हमने कोई संख्या लिखी कि जैसे 2.3642 और 3872.358 3302.233, ये। अब इस संख्या को अगर देखते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हमें पीछे से आगे ले जाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को? देखना, 1 2 3, जितना आगे ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, इसके 364.2, तो हमने 1 2 3 नंबर के आगे लिया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ध्यान से अच्छी तरह समझना, वापस समझाता हूँ कि हमने इस वाले पॉइंट को जितने नंबर पीछे से आगे लिया है, 1 2 3 नंबर आगे लिया है, यानी कि हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो उस स्थिति में यहाँ पर -3 आएंगे, ऋणात्मक घात लिखी जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम इसको 1 और 2 नंबर आगे खिसकाएं तो कैसे लिख सकते हैं? 3872, ये तो ऐसा कैसे ही, इस पॉइंट को हमने यहाँ लेके आए तो यहाँ 35.8 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे इसको और आगे 2 ले जा रहे हैं तो यहाँ पर 330233.3 इंटू 10⁻⁻²। हमने 2 पॉइंट को आगे लिया, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखें। अब ये भी ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट के आगे जितने भी सारे नंबर होते हैं उसमें सिर्फ केवल एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं जो इसकी जस्ट आगे की तरफ है। तो इसमें जस्ट पॉइंट की जस्ट आगे ये वाला जो नंबर है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 5.8 इंटू 10⁵, बस, और आगे लिखना ही नहीं, आगे उससे कोई काम ही नहीं है। तो ये इतना सा नंबर लिखा जाएगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको सिर्फ इतना सा है कि पॉइंट से पहले 2 नंबर ले लेते हैं। चलो, पॉइंट से पहले सारे नंबर काम के होते हैं,
पॉइंट से पहले सारे नंबर काम के हैं, लेकिन पॉइंट के बाद में सिर्फ केवल एक नंबर काम का। तो यहाँ पर ये सारे नंबर काम के हैं और ये लिखा हुआ, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 33023.3 इंटू 10⁻²। ये पूरी की संख्या ऐसे कैसे काम में आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखी जा रही है। तो पूरी संख्या पॉइंट से पहले सारी संख्या काम की है और पॉइंट के बाद में सिर्फ केवल एक संख्या काम की, ठीक है। तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें लिखने का तरीका आना चाहिए घातों को परिवर्तित करने का, ठीक है। एक बार देख सकते हैं, कुछ और भी हम समझा देते हैं कि क्या है, ठीक है। चलो हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, एक 9 6 4 8 7, ठीक है। ये एक संख्या है। अब इस संख्या को जितना सरल कर सकते हैं, अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करें, काटने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, माइनस प्लस करने में बहुत ज़्यादा, इसको कट करते तो भाग देने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको सरल कैसे करें, तो देखना इसके पीछे वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये 87 है, तो लगभग किसके बराबर आ रही है, 90 की, यानी 87 जो है वो 90 के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 964, कितने लिख देंगे, 90, जीरो में कन्वर्ट कर दो। अब इस वाली संख्या को देखना, जीरो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब इस संख्या को देखो, 49 है जो 50 के लगभग है, 50 के लगभग, तो हम कैसे लिखेंगे 9650, वो जीरो तो ऐसा कैसा ही है, 96500। अब इस संख्या को देखना, ये वाली संख्या किसके बराबर, 65, जो 65, जो ध्यान रखना, अगर 5 या 5 से ज्यादा अगर आती है संख्या, 5 या 5 से ज्यादा आती है तो हम उसको आगे वाली संख्या में कन्वर्ट कर दें। अगर 65 है तो हम इसको 70 लिख सकते हैं। यूं नहीं कि 65 को हम 60 नहीं लिख सकते, नहीं, उसको आगे वाली संख्या में यानी 70 में लिखते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 9, जो 65 है इसको हम कर देते हैं 70, ये और 2 जीरो तो सही है। और यहाँ 70 यानी 97 हो रहे हैं, तो 97 को हम क्या कर सकते हैं, 97 यानी 100, तो 1, तो इसको जीरो तो कर ही दे, और 3 जीरो पहले से लग रहे हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 100 कर दिया हमने, और ये 3 जीरो हमने पहले से लग रहे हैं जो। तो अब देखना कौन सी संख्या को सोल्व करना इजी है, इस संख्या को या इस संख्या को। हाँ, ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आंसर जरूर चेंज होगा, लेकिन हमें इसको चेंज करना आना चाहिए। तो यहाँ देखना, हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1 या 2 को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये चेंज करना सही है, ये चेंज करना सही है, यहाँ तक ये आंसर सही है। इसके बाद हम ज़्यादा आगे चेंज करेंगे तो हमारे आंसर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएंगे, यानी गलत भी हो सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखना, इस वाले नंबर को 5.8 लिखना सही है या नहीं। तो देखना 8 के आगे क्या आ रहा है, 3, तो 8 के आगे 3 आ रहा है, तो हमने कहा 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाला वर्ड यूज सकते हैं, यानी कि 83 तो 85 से कम ही है, यानी 5 से कम ही है। 83 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80, तो सीधी सी बात है लिखा गया 5.80 इंटू 10⁵। तो 80 को अगर 80 को ना भी लिखे तो भी वो संख्या वही हो रही है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि हमारे संख्या को कैसे लिखें, ठीक है, बैलेंस करना भी आना चाहिए ये। अब हम एक संख्या लिख देते हैं 360.3392। इसका प्लस घात के रूप में और माइनस घात के रूप में अगर दोनों लिखे तो कैसे लिखेंगे, प्लस घात के रूप में अगर लिखें तो प्लस घात में हमें पता है कि आगे से पीछे, यानी इस पॉइंट के आगे जो है उससे पीछे की तरफ आएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 3.6, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं, तो कितना आएगा हमारा 10⁻²। इस वाले पॉइंट में अगर मैं धनात्मक घात के रूप में लिख रहा हूँ, और अगर ऋणात्मक घात के रूप में लिखें तो हम पीछे से आगे, यानी इस पॉइंट के पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, तो यानी 1 2 3, तो यहाँ 360,339.2 इंटू 10⁻, कितने आगे आए हम यहाँ पर 1 2 3 आगे आए, तो यहाँ माइनस के 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये संख्या को लिखना आना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तो यहाँ इतनी सी, ठीक है। तो ये धनात्मक घात और ऋणात्मक घात आनी चाहिए हमें, किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारे पास ट्रायल था देखने के लिए। अगर हमें
इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करने पड़े तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, जोड़ बाकी जब होती है तो घातें आपस में जुड़ती है, ठीक है, घातांक आपस में जुड़ती है। कब? जैसे अगर हमने कहा कि 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 6.01 इंटू 10⁻³ या हम कह देते हैं 5, तो उस कंडीशन में जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 5.8 जब दो संख्याएं परस्पर गुणा होती है तो घातें जुड़ती है, तो यहाँ पर ये वाली और ये वाली को दोनों को तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 6.01, लेकिन इसकी घातें 10⁻³ प्लस 5, तो हम लिखेंगे 5.8 इंटू 6.01 इंटू 10⁻8, ये इसका आंसर आएगा। जब इसको दोनों को सोल्व करोगे, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो घातें आपस में जुड़ती है कब? यानी कि जब कोई संख्याएं गुणा होती है तब। अब जब कोई संख्याएं भाग दी जाती है तब क्या होता है? वो माइनस हो जाती है। कैसे? तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर जैसे मैं लिखूं 5.8, इसी संख्या को लिख देता हूं, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड 6.01 इंटू 10⁻5, ठीक है, ये दोनों संख्या। अब इसका भाग दिया जाएगा तो क्या होगा? तो हम भाग में कैसे लिखते हैं कि 5.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6.01 इंटू 10⁻5, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे 5.8 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर गई तो प्लस की थी जो क्या होगी? माइनस की 5 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 6.01 ये आ रहा है। तो यहां हम लिखेंगे 5.8 इंटू 10⁻, प्लस के 3 माइनस के 5, तो कितने बचे? माइनस के 2, और डिवाइडेड बाई 6.01। इसको भी और सोल्व करना है तो कर सकते हैं। 5 में अगर ये पॉइंट आ रहा है तो इसको यहां से हटाए तो 5.8, ये पॉइंट को यहां से हटाया तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? 10, और ये वाला पॉइंट अगर यहां से हटाया तो ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा? 10⁻², तो पहले से ही है, और ये अगर 2 पॉइंट यहां से हटाया तो 2 पॉइंट यानी जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 100, तो यहाँ 1 से 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 और 10⁻, ये प्लस का 1 है, तो हम कह सकते हैं प्लस का 1 माइनस के 2, तो यहाँ हो जाएगा 58 इंटू 10⁻1 माइनस के और डिवाइडेड बाई। अब इसको सोल्व कर दो। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना आना चाहिए। जब अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? घातांक जो होती है वो घटती है। कब? जब उनमें भाग दिया जाए, ठीक है, ये यहाँ पर। तो इसको हमें सोल्व करना आना चाहिए। घातों को किस प्रकार से काटना है, कैसे कट करना, ये सारी चीजें। अगर जैसे हमने कह दिया कि कोई क्वेश्चन हमारे पास कि 6.88 इंटू 10⁻⁻8 और इसको डिवाइड करो 7.44 इंटू 10⁻⁻8 से, दोनों ही हैं। तो सीधी सी बात है, माइनस का 8 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस का 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस का 8 ये यहाँ से हट गया, तो प्लस के 8 माइनस के 8 कैंसिल, तो फिर क्या बचा? 6.88, 10⁻, कुछ होगा ही नहीं, और 7.44, बस इसको सोल्व करना। तो घातें जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर ऊपर से जब नीचे भी लेके आते तो भी ऐसा ही होता। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर से नीचे लाने पर ये चेंजेस होते हैं। तो ये घातांक को सोल्व करने के तरीके हुए, हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सारा तरीका। तो बच्चों ध्यान से ये सारे पॉइंट्स, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे को केमिस्ट्री में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अगर ये सारी चीज़ें अगर सोल्व हो जाती है तो शायद हम फिजिक्स में हमारा लगभग 10% हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल सोल्व आराम से हो जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें पता है। वरना कुछ बच्चे तो होते हैं न्यूमेरिकल से ही डरते हैं, सर न्यूमेरिकल आते ही छोड़ देते हैं। और बायो वाले बच्चे तो खास तौर से घबराहट होती है उनको कि नहीं सर हमने
कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल से बचने के लिए तो हमने बायो ली, वरना हम तो मैथ ही ले लेते। अरे भाई मैथ ले तो लेते ठीक है, लेकिन अब यहाँ आ रही तो इसका क्या करें, या तो छोड़ दो, आर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें अगर इनको समझना है तो समझ के ही इनको सोल्व करना है, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। कोई डेरिवेशन से डरना नहीं है। जितना मैं तो एक ये मानता हूँ कि जितना न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो साइंस में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, अच्छी समझ में आएगी, और इससे अच्छी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। साइंस प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसको हम साइंस कहते हैं, नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, तो हम उसको साइंस कह रहे हैं। तो यहाँ नेचर की स्टडी करने में बहुत मजा आता है, लेकिन थोड़ी बहुत मैथ आ जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसको सोल्व करने की, उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। तो यहाँ ध्यान यही रखना, इसको सोल्व करना। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो कौन सा था, मापन की इकाइयाँ, वो भी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और ये घातांकों को सोल्व करना आना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। ओके, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोल अवधारणा, मोल क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ना है। ओके, थैंक यू।